नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। तो अब वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। सोनिया गांधी ने अभी अभी अपने बाल धोए ही थे कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आवाज दिवाली के पटाखों की आवाज जैसी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सा अंतर था। फिर वो भागने लगी, चीखने लगी और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगती। अभी भी गाउन पहने हुए सोनिया ने इंदिरा का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था, जबकि सफेद एम्बेसडर कार दिल्ली के प्रमुख अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। इंदिरा शायद पहुंचते ही मर चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने के लिए घंटों मेहनत की, उन्हें लगातार खून चढ़ाया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा ने अपनी नाती नातिनों को स्कूल जाने से पहले अलविदा कहा था। प्रियंका ने देखा कि उनकी दादी ने उन्हें हमेशा से ज्यादा देर तक गोद में रखा है। इसके बाद इंदिरा राहुल के पास चली जाती हैं, जो उस समय मुश्किल से 14 साल के ही थे। दादी अक्सर उन विषयों को साझा करती थीं जिन्हें वो अक्सर राजीव या सोनिया से साझा करने से बचा करती थी। उन्होंने युवा राहुल से कहा था कि वो जिम्मेदारी अब संभालें और उनकी मृत्यु की स्थिति में कतई न रोएं। ये पहली बार नहीं था जब इंदिरा ने राहुल से मृत्यु के बारे में बात की थी। कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने उन्हें अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में बताया था और कहा था कि उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, मौत उनके दिमाग में बहुत थी। इंदिरा ने अक्टूबर 1984 में लिखा था कि अगर उनकी मौत हिंसक तरीके से हुई तो हिंसा हत्यारों के विचारों में होगी, उनकी मौत में नहीं, क्योंकि कोई भी नफरत इतनी गहरी नहीं है कि वो लोगों और मेरे देश के प्रति मेरे प्यार की सीमा को ढक सके। कोई भी ताकत इतनी मजबूत नहीं कि वो मुझे उस उद्देश्य और उस देश के लिए आगे ले जाने के मेरे प्रयासों से विचलित कर सके। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने पीटर अस्तिनोव के साथ एक साक्षात्कार के साथ अपने आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सुबह तकरीबन 9:12 हो रहे होंगे जब इंदिरा ने चमकीले भगवा रंग की साड़ी पहनकर चलना शुरू किया। तब कैमरे लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक सफदरजंग रोड अपने घर से एक अकबर रोड कार्यालय के बीच विकेट गेट पार किया, उन्होंने एक पगड़ीधारी सुरक्षा गार्ड का अभिवादन स्वीकार किया। जैसे ही वो मुस्कुराई, उसने देखा कि वो उस पर बंदूक तान रहा है। नारायण सिंह, जो इंदिरा के ऊपर छाता पकड़े हुए था, ने मदद के लिए चिल्लाते हुए छाता फेंक दिया। लेकिन इससे पहले कि वो और भारत तिब्बत सीमा बल के अन्य गार्ड मौके पर पहुंच पाते, हत्यारे बेअत और सतवंत सिंह ने 36 गोलियां दाग दी। इंदिरा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने और सिख सुरक्षा गार्डों को हटाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने दोनों ही काम करने से इनकार कर दिया था। उन्हें लगा कि घर में भारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना अनावश्यक है और उन्हें अपने सुरक्षा गार्डों के बीच भेदभाव करने के विचार से नफरत थी। कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने बेअत सिंह की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा था, जब मेरे आसपास उनके जैसे सिख हैं तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी हत्या के बाद कई लोगों ने आश्चर्य जताया कि सिख सुरक्षा गार्ड रखने का मामला उनके पास क्यों भेजा गया। आखिरकार एक वीवीआईपी कभी भी अपनी सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं में शामिल नहीं होता है। इंदिरा को अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने का डर सताता रहता था। उनके सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर याद करते हैं कि जून 1984 से ही वो एक भयानक विचार के साथ जी रही थी। वो बार बार यही दोहराती रही कि बच्चों का अपहरण की साजिश रची जा रही है। मैंने जो कुछ भी कहा उससे उनका डर कम नहीं होता। जब अरुण नेहरू एम्स पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका की जान को लेकर बहुत डरी हुई थी। वो लगातार अरुण नेहरू से कह रही थी कि इंदिरा गांधी को मुजीब उर रहमान की पुनरावृत्ति का डर था, जो बांग्लादेश का एक बड़ा नेता था, जिसका परिवार बेटी हसीना को छोड़कर 3 पीढ़ियों तक, तीसरी पीढ़ी तक खत्म हो गया था। जब अरुण नेहरू इंदिरा, राजीव और सोनिया के सफदरजंग रोड स्थित आवास पर पहुंचे तो वे ये देखकर दंग रह गए कि वहां राहुल और प्रियंका की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा गार्ड मौजूद ही नहीं था। कोई उन्हें स्कूल से लेकर आया था। इसके बाद अरुण नेहरू उन्हें सुरक्षा के लिए तेजी बच्चन, जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां के गुलमोहर पार्क स्थित आवास पर ले गए। जब इंदिरा का पार्थिव शरीर 3 मूर्ति भवन में रखा गया तो उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए बाहर इंतजार कर रही भीड़ नारे लगा रही थी, खून का बदला खून,
दिल्ली जिसने नादिर शाह के आक्रमण के दौरान सबसे भयानक नरसंहार देखा था, हर जगह खून ही खून नजर आ रहा था। 3 दिनों के भीतर 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई लोग जिंदा जला दिए गए थे। इंदिरा हत्याकांड में उनके करीबी सहयोगी आर.के. धवन का नाम तब संदेह के घेरे में आया जब सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ठक्कर द्वारा गठित जांच आयोग ने सिफारिश की थी। केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री के तत्कालीन विशेष सहायक आर.के. धवन की अपराध में संलिप्तता के संबंध में मामले की जांच के लिए उपायुक्त एजेंसियों के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। धवन 1962 में इंदिरा के स्टाफ में शामिल हुए थे और अंत तक उनके साथ ही रहे। पी.एन. हक्सर, पी.एन. धर और आर.एन. काउ जैसे कई लोग आए और चले गए, लेकिन राजीव गांधी और कांग्रेस ने ठक्कर रिपोर्ट को अभिलेखागार में भेजने का फैसला किया था। धवन को क्लीन चिट दे दी गई। अपनी ओर से धवन ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, जोर देकर कहा कि उनकी शर्ट इंदिरा के खून से रंगी हुई थी। इंदिरा की हत्या के कुछ साल बाद धवन ने 31 अक्टूबर 1984 की पूरी घटना का विवरण सुनाया था। क्योंकि इंदिरा पिछली रात भुवनेश्वर की यात्रा से लौटी थी, इसलिए धवन ने सुझाव दिया था कि सुबह का दरबार रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें आराम करना चाहिए। लेकिन इंदिरा ने पीटर आस्तिनोव से मिलने पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा दौरे के दौरान फिल्म का एक हिस्सा पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। जब धवन 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 8 बजे पहुंचे तो इंदिरा ने एक अच्छे हेयर ड्रेसर की मांग की और उनके सेवक नाथुराम ने एक हेयर ड्रेसर मंगवाया। जब धवन उनके पास पहुंचते हैं तो इंदिरा अपने बालों को स्टाइल करवा रही थी। जाहिर है कि वो व्यक्तिगत सौंदर्य के बारे में बहुत खास थी, इतना कि धवन अक्सर अपने बालों पर हाथ रखकर उन्हें संकेत देते थे कि अगर कोई बाल जगह से बिखर रहा है तो उन्हें संभाल लिया जाए। इंदिरा ने उस शाम अपने निवास पर राजकुमारी एनी के लिए रात्रि भोज की योजना बनाई थी। उन्होंने धवन को अतिथि सूची के बारे में कुछ खास बातें बताई। धवन ने याद करते हुए कहा, मेरे पास अभी भी वो पेज है जिस पर मैंने उनके आखिरी ऑर्डर लिए थे। सुबह 9 बजे तक वो फिल्म के लिए तैयार हो गई और एक सफदरजंग रोड और एक अकबर रोड से जोड़ने वाली विकेट गेट की ओर चलने लगी। हमेशा की तरह धवन भी उनसे कुछ कदम पीछे चलने लगे। वहीं इतना तेजी चलती कि कभी कभी उसके साथ कदम मिलाना भी मुश्किल हो जाता था। जब वो चल रहे थे तो एक वेटर ने उन्हें ट्रे में कप और तश्तरियां ला कर दी। वो रुकी और वेटर से कप दिखाने को कहा और उससे पूछा कि वो उनको कहाँ ले जा रहा है। वेटर ने बताया कि आस्तिनोव ने साक्षात्कार के दौरान उनके सामने एक पूरा चाय का सेट रखने के लिए कहा है। उसने तुरंत चाय का सेट हटा दिया और उसे वापस जाकर विशेष सेट लाने का निर्देश दे डाला। जैसे ही वो विकेट गेट पर पहुंची, उसने गार्डों को नमस्ते करते हुए हाथ जोड़े। धवन ने बताया कि उसने देखा कि बेवत सिंह अपनी पिस्तौल उठाई और उस पर गोली चला दी। वो घूम गई और जमीन पर गिर जाती हैं। जब वो गिर रही थी तब भी सतवंत सिंह ने उसके गिरे हुए शरीर पर अपनी स्टेन गन से गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब सतवंत ने उस पर गोलियां चलाई तब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी क्रूरता थी। इस पर अफरा तफरी में इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस भी वहां मौजूद नहीं थी। सोनिया गांधी ने उन्हें अपने एम्बेसडर में लिटाया। तो ये थी इंदिरा गांधी की मौत की वो दर्दनाक कहानी जो आज देश में इस दुख को फिर से एक बार कुरेद रहती है। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।